10 मिनट का डिक्टेशन है। रेडी, स्टार्ट। कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि भारत में इस समय जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है उससे लोग अब बुरी तरह से ऊब चुके हैं। भारत में अब लोकतंत्र का दूसरा मतलब अब बिना किसी डर के खुला भ्रष्टाचार और पद पर बैठकर चाहे जिस तरह की बेईमानी करना हो गया है। यहाँ लोकतंत्र का मतलब आम आदमी के लिए जुए, सट्टे और लॉटरी से अधिक नहीं है। देश के लोग जिस प्रकार कोई आम आदमी लॉटरी में करता है कि एक बार इस लॉटरी का टिकट लिया और उसमें अगर इनाम नहीं मिलता तो फिर किसी दूसरी लॉटरी में किस्मत आजमाने के लिए टिकट खरीद लिया, कुछ वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अनुभव बता रहा है कि एक बार लॉटरी में तो भूले भटके से चांस लग भी सकता है, लेकिन जिस तरह का लोकतंत्र अपने यहाँ चल रहा है उसमें एक सच्चे, ईमानदार और केवल देश के व्याप्त हित को ध्यान में रखकर काम करने वाले नेता और उसकी सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। भले ही हमारे पितृपुरुषों ने बहुत सोच समझकर संविधान को बनाया हो और उसमें आज जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है उसको लोकराज्य ही सबसे श्रेष्ठ विधा माना हो, लेकिन समय की कसौटी ने बता दिया कि लोकतंत्र के नाम पर भारत में जो ग्रहण लगा है, अर्थात भ्रष्ट, स्वार्थी और नैतिकता से विहीन पद्धति चल रही है, वैसी दुनिया की किसी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। तानाशाही के बारे में कहा जाता है कि वह सबसे खराब व्यवस्था है। वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब गुलाम होकर रह जाते हैं और तानाशाही जो भी कहता है उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तानाशाह भी यही करता है कि उसे जहाँ भी कोई विरोधी दिखाई देता है उसे समाप्त करने में देर नहीं करता। उसका सारा समय केवल अपनी कुर्सी की सुरक्षा में जाता है। उसका सबसे पहला काम यही होता है कि अपने चारों ओर सुरक्षा की एक पक्की दीवार खड़ी कर ले और उसके बाद वह काम करता है। भारत में यदि हम अपने यहाँ लोकतंत्र के व्यावहारिक स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि यहाँ पर चुनाव होने के बाद जो भी व्यक्ति केंद्र या राज्यों में सत्ता के शिखर पर आता है उसका अधिकांश समय केवल इसी में लगा रहता है कि उसकी गद्दी सलामत रहे। यदि उसकी पार्टी में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है और कोई उसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं हो। भारत के लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी राज्य में परतंत्रता को गहराई से महसूस किया है। परदेशी के प्रति गुस्से और विद्रोह का अभ्यास तो भारत के लोगों को पिछले 1000 वर्षों से था। जब वे भारत में आई अनेक आक्रांता शक्तियों से जूझते रहे और अपना मूल सांस्कृतिक जीवन सुरक्षित रखकर जीवन यापन भी करते रहे। जैसा कि सभी कहते हैं कि अनेक संस्कृतियाँ पिछले 1000 वर्षों में भारत की
मूल संस्कृति में समाहित हो गई, पर अंग्रेजी राज के प्रति भारत का गुस्सा अलग ही था। वह राज एक ऐसी संस्कृति भी साथ लेकर आया था जो इस देश की शिक्षा, खेती, किसानी और देश के मूल जीवन राग को ही नष्ट कर रहा था। अपने सांस्कृतिक क्षय की चिंता में भारत की विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपने गुस्से का इजहार करने लगे थे और वह ताकत भी इकट्ठा करने लगे थे जो आज़ादी का महासमर लड़ने के काम आई। हम इस थोड़ी सी जगह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते हुए भारत के हृदय प्रदेश में बसे मध्य प्रदेश के लोगों की आज़ादी के महासमर में निभाई गई भूमिका को संक्षेप में रेखांकित करना चाहते हैं। सीहोर और भोपाल में इस महान जन क्रांति में अगर कुछ हुआ तो वह था सीहोर कैंटोनमेंट के सिपाहियों का विद्रोह। नवाब सिकंदर बेगम की अंग्रेज़ों के सहयोग देने की नीति के कारण इन दोनों जगहों पर विद्रोह ने वह शकल अख्तियार नहीं की जैसा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में संभव हो पाया। सीहोर में सिपाहियों ने विद्रोह के बाद छावनी पर कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों के बंगले जला दिए, पोस्ट ऑफिस और सीहोर चर्च भी विद्रोहियों से नहीं बचे। शुजात खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बेरछा ट्रेजरी को लूट लिया और ट्रेजरी अफसर को मार डाला। सिकंदर बेगम ने सीहोर के सिपाहियों को शुजात खान के विरुद्ध कूच करने का आदेश दिया, जिसकी उन्होंने अवज्ञा कर दी। बाद में सीहोर के अनेक विद्रोही कानपुर जाकर नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लड़े। बैतूल जिले में इस दौरान कई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि चपातियाँ यहाँ बंटने के समाचार अंग्रेज़ों को मिले थे। अंग्रेज़ सतर्क थे और इसी सतर्कता के कारण वे 5 अक्टूबर 1857 को सयोउद्दीन मालगुजार द्वारा बैतूल के समीप एक गांव में छिपाए गए शस्त्र बरामद कर सके। अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने के बाद शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अब तक कई बार शिक्षा नीतियों में हेरफेर किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बेहतर नतीजे सामने नहीं आए। शिक्षा क्रमशः डिग्री हासिल करने का ही एक माध्यम बनकर रह गई है। शिक्षा नीति अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब है, इसका कई बार विश्लेषण भले ही हुआ, लेकिन उसकी विसंगतियों को दूर करने का एक भी कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शासन में करोड़ों रुपये पानी की तरह खर्च किए, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो सकी। शिक्षा व्यक्ति और समाज को समर्थ बनाने का सबसे सशक्त साधन है, इसलिए
ही वह राष्ट्र के विकास की पहली प्राथमिकता है। शालाओं में चाक, मिट्टी, टाट पट्टी, खेल सामग्री आदि की कमी बनी रहती है तो शिक्षकों का अभाव भी शिक्षा के रास्ते पर बाधक बना हुआ है। कई ऐसे बड़े गांव भी हैं जहां की आबादी होते हुए भी वहां पाठशालाएं नहीं हैं। पर्याप्त शालाएं हैं तो शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक हैं तो भवन नहीं, भवन है तो छत विहीन, न जाने